दुनिया में जब 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है तो इस रिवॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा इस्तेसाल मजदूर तबके का होता है, दोनों जानी व माली इस्तेसाल। क्योंकि इस दौर में मजदूरों से सबसे ज़्यादा काम लिया जाता है। मजदूर 13 से 14 घंटे तक फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज में दिखाई देते हैं और सख्त मुशक्कत में काम करते हैं। इस दौर में मजदूरों के काम से जो प्रॉफिट होता है उसके मुआवजे का ज़्यादा हिस्सा फैक्ट्रीज मालकान ले जाते हैं और बहुत ही कम हिस्सा मिलता है मजदूर तबके को, और इतना कम कि वो मुश्किल अपनी गुजर बसर कर सकते हैं। गफलत के इसी दौर में जर्मनी में एक बच्चा आंख खोलता है जो फिर बाद में जाकर इन्हीं मजदूरों का मसीहा बनता है और दुनिया को एक इस तरह की थ्योरी देता है, एक इस तरह का कॉन्सेप्ट देता है जो दुनिया में इंकलाब बर्पा करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स की। मजदूरों के इस तरह की जानी और माली इस्तेसाल को देखकर कार्ल मार्क्स का दिल भर आता है और वो दुनिया की इस नाइंसाफ़ी में अपना हिस्सा डालता है जो इस नाइंसाफ़ी के अपोजिट होता है। यानी वो दुनिया को एक इस तरह कॉन्सेप्ट देता है जो मजदूरों के हक में होता है, जो इंसानियत के हक में होता है उनकी नुक्ता नज़र से, और उन्हीं का साथ देता है फ्रेडरिक एंगल। जी हाँ, वो 1848 में एक बुक पब्लिश करते हैं द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, जहाँ पर सबसे पहले दुनिया में कम्युनिज्म का वर्ड लोगों को सुनाई देता है और देखने को मिलता है। कम्युनिज्म क्या है? ये वर्ड बेसिकली कॉमन से निकला है जो फिर जाकर कम्युनिटी का तस्वर इख्तियार करता है, और इसका मतलब ये है कि दुनिया में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके ओनर्स लोगों को होना चाहिए, कम्युनिटी को होना चाहिए। यानी कि जब सरमाया हो, सरमाए का कोई एक शख्स ओनर नहीं होना चाहिए, कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो कम्युनिटी में लोग रहते हैं तमाम कम्युनिटी के लोग उसी सरमाए के, उसी ज़मीन के, उसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री के मालिकान होने चाहिए, ताकि लोगों में जो वेल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और इसी की बुनियाद पर माशरा एक बैलेंस्ड माशरा बनेगा और दुनिया में लोगों के आपस में जो नाइंसाफ़ी का मादा है वो ख़त्म हो जाएगा। इसको हम आम अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। यानी कि दुनिया में लोग अपनी काबिलियत के मुताबिक काम करें और लोगों को दुनिया में अपनी ज़रूरत के मुताबिक तमाम उन बुनियादी चीज़ों की रसाई हासिल हो। जैसे कि दुनिया में कुछ लोग ज़्यादा फिट होते हैं, वो ज़्यादा काम कर सकते हैं, वो अच्छा और बेहतर काम कर सकते हैं। उसी के मुकाबले में कुछ और लोग होते हैं जो वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, ज़्यादा फिट नहीं होते, तो वो अपनी फिटनेस के मुताबिक ही काम करेंगे। लेकिन दोनों को काम करना चाहिए और दोनों तरह के लोगों को दुनिया में उनकी ज़रूरत के मुताबिक जो चीज़ें हैं, यानी कि खुराक, पानी, घर और तमाम वो ज़रूरी अशिया जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात में से हो वो मुहैया होने चाहिए। ये कम्युनिज्म का फलसफा है। कम्युनिज्म में एक इस तरह की सोसाइटी को डिस्क्राइब किया है जिसको हम यूटोपियन सोसाइटी भी कह सकते हैं, यानी कि सिर्फ आप इनको इमेजिन कर सकते हैं लेकिन रियलिटी में आप वो सोसाइटी कहीं पर भी नहीं दे सकते। यानी कि एक ऐसा माशरा जहाँ पर तमाम लोग बराबर हो, जहाँ पर तमाम लोगों को बराबर की हकूक हासिल हो और कोई जुल्म ना हो, कोई ज्यादती ना हो, तमाम लोग एक ही बैलेंस माशरे में अपनी ज़िंदगी बैलेंस तरीके से गुजर बसर करते हों, जो कि हकीकत में बहुत ही मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। इस कम्युनिस्ट माशरे को हम इस तरह बयान कर सकते हैं कि मनीलेस हो, स्टेटलेस हो, नो प्राइवेटाइजेशन हो, नो इनहेरिटेड वेल्थ हो, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो तमाम लोगों में, और यहाँ पर फ्री एजुकेशन हो, फ्री हेल्थ हो और तमाम लोगों को अपनी नीड्स के मुताबिक चीज़ें मिले। कार्ल मार्क्स और एंगल्स जब द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में सोसाइटी को, यानी कि कम्युनिस्ट सोसाइटी को जब बयान करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर किसी ने कम्युनिस्ट सोसाइटी को क्रिएट करना हो तो 10 कंडीशंस पर लाजमी तौर पर काम करना होगा। वो 10 कंडीशंस कौन से हैं? उनमें से सबसे पहला कंडीशन ये है कि जो प्राइवेट ओनरशिप है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको ख़त्म होना चाहिए। यानी द प्राइवेट प्रॉपर्टी शुड बी एबॉलिश्ड फ्रॉम द सोसाइटी। क्योंकि इस प्राइवेट प्रॉपर्टी से क्लास डिस्टिंक्शन पैदा होता है जो माशरे में तबकात को जन्म देता है और तबकात माशरे को तबाह करते हैं। दूसरा कंडीशन वो ये बयान करता है कि हैवी टैक्सेस होने चाहिए ताकि वेल्थ एक जगह जमा ना हो सके, यानी कि सरमाया बराबरी की बुनियाद पर तमाम लोगों में तकसीम हो सके। तो हैवी टैक्सेशन हुकूमत को लेनी चाहिए ताकि वो वेल्थ पर जाकर लोगों में वापस डिस्ट्रीब्यूट हो। तीसरा कंडीशन ये बताया जाता है कि नो इनहेरिटेड वेल्थ हो, यानी कि जो विरासती निज़ाम है उसको ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि विरासती निज़ाम में होता यह है कि बाप दादा से जो जायदाद है, जो ज़मीन है, जो सरमाया है वो मुंतकिल होता है उनके नई पुश्तों को, नई नस्लों को, तो वो तो एक ही खानदान में सरमाया रह जाता है। तो इस तरह से दोबारा इस्तेसाल होता है मजदूर तबके का और तबकाती निज़ाम दोबारा जन्म लेता है माशरे में, गरीब गरीब रह जाता है,
अमीर अमीर तर होता जाता है। तो ये जो विरासती निज़ाम है कार्ल मार्क्स और एंगल्स के नुक्ता नज़र से या कम्युनिज्म के नुक्ता नज़र से, ये ख़तरनाक है माशरे के लिए। ये विरासती निज़ाम नहीं होना चाहिए। इसको जब हम माशरे से निकालेंगे तो माशरे में बैलेंस पैदा होगा और माशरा बेहतर से बेहतर होगा। फोर्थ कंडीशन ये बताया जाता है कि जो इमिग्रेंट्स हैं, यानी कि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं, तो वो वहाँ पर अपनी ज़मीन छोड़ देते हैं। उस ज़मीन को हुकूमत के कब्ज़े में होना चाहिए ताकि हुकूमत उस पर काम करे, कल्टिवेट करे, उस पर काश्तकारी करे और उससे प्रोडक्ट्स हासिल हो। फिफ्थ कंडीशन कार्ल मार्क्स और एंगल्स ये बताते हैं कि जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अंडर द गवर्नमेंट होना चाहिए, उनको एक नेशनल बैंक के ज़रिए हुकूमत के अंडर होना चाहिए ताकि हुकूमत उनको रेगुलेट करे और उससे जो पैसा कमाया जाए वो वापस इन्हीं लोगों पर जो माशरे में कम्युनिटी में रहते हैं उन पर खर्च हो और उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। सिक्स कंडीशन ये बताया जाता है कि दुनिया में कहीं पर भी बॉर्डर्स ना हो, यानी कि मूवमेंट जो है वो फ्री हो, लोग आज़ादाना तौर पर एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र कर सके, कोई भी उनके सामने रिस्ट्रिक्शन ना हो। और वो रिस्ट्रिक्शंस जब बनते हैं तो वो इंसान की फ्रीडम को रोक देते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इसी वजह से वो कहते हैं कि इंसान को फ्रीली मूव करना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए, और उसके लिए बेहतरीन जाविया ये है कि बॉर्डर्स या बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। सेवंथ कंडीशन ये बताया जाता है कि बहुत सारा ज़मीन अंडर यूज्ड है और उसी ज़मीन को हुकूमत कल्टिवेट करे और उस ज़मीन के लिए बेहतर से बेहतर मिट्टी का इंतज़ाम करे ताकि कल्टिवेशन में फ़रोग़ हासिल हो सके और ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हासिल हो ताकि वो प्रोडक्ट्स फिर लोगों के काम आ सके। आठवां कंडीशन ये बताया जाता है कि माशरे में जितने भी लोग रहते हैं वो तमाम अपनी काबिलियत के मुताबिक कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करें, अपना काम करें ताकि माशरा डेवलप हो सके। नवा कंडीशन ये बताया जाता है कि जो देही और शहरी इलाके हैं उनके पॉपुलेशन में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब उनके पॉपुलेशन में फ़र्क आता है तो वहाँ पर अनबैलेंस्ड कम्युनिटी जन्म ले लेता है जो वेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सही नहीं है, डिस्टर्बेंस पैदा करती है। इसी वजह से देहात और शहरों में आबादी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। दसवां और आखिरी कंडीशन ये बताया जाता है कि इंसान की जो आइडेंटिटी होती है वो उनको उनके बिहेवियर से मिलती है, यानी इंसान की जो रवैया होता है वो इंसान अपने बचपन से डेवलप करता है, खुद में वो सीखता है माशरे से, और जब उनका रवैया मनफी हो तो वो आगे जाकर किरदार मनफी अपना लेता है। अगर बचपन में वो मस्बत रवैयों को अपनाए तो उनका किरदार भी मस्बत होगा, माशरे में मस्बत कंट्रीब्यूशन देगा। इसी वजह से वो कहता है कि मस्बत किरदार, मस्बत रवैया इस तरीके से ऑन की जा सकती है कि जब तमाम लोगों को फ्री एजुकेशन उनके बचपन में हासिल हो। तो इसी वजह से 10वां कंडीशन ये रखा गया है कि एजुकेशन फ्री होना चाहिए तमाम लोगों के लिए ताकि वो मस्बत रवैयों को अपनाए और आगे जाकर उनकी आइडेंटिटी मस्बत हो और वो पॉजिटिवली माशरे में कंट्रीब्यूट करें। और इसी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये बात भी बताई गई है कि अगर मजदूर तबका किसी मुनार के खिलाफ इकट्ठे होकर जंग लड़े, इकट्ठे होकर जदोजहद करे तो कोई भी मुनार उनके सामने खड़ा नहीं रह सकता। वो उसकी मुनारकी को ख़त्म करके यहाँ पर माशरे में या कम्युनिटी में एक बेहतर से बेहतरीन कम्युनिस्ट सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये कम्युनिज्म कोई 200 साल पुराना टर्म नहीं है, बल्कि जो रियल कम्युनिज्म था वो तो आज से 10,000 साल पहले भी वजूद रखता था, जब इंसान हंटिंग गैदरल सोसाइटी में रहते थे और उस वक्त जब वो शिकार करते थे वो आपस में शेयर करते थे। जिस शेल्टर में, जिस जगह पर वो ट्राइब्स की सूरत में रहते थे, तमाम एक दूसरे के साथ वो शेल्टर भी शेयर करते थे और वहाँ पर कोई भी ज़्यादा क्लास जो सिस्टम आजकल देखने को मिलता है उस वक्त नहीं था। कहीं पर किसी माशरे में, किसी कम्युनिटी में, किसी ट्राइब में आपको देखने को मिलता होगा, लेकिन ज्यादातर वहां पर लोग बैलेंस सोसाइटी में रहते थे और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इंसानों के आपस में नहीं होता था। So according to anthropologists, that thousands years back society was the primitive form of the communism. यानी उस ट्राइब सिस्टम को जो 10,000 साल पहले मौजूद था उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, इल्म बशरियात के माहिरीन ने प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म कहा है। कम्युनिज्म क्लास सिस्टम के खिलाफ है कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बोर्जवा एक तबका था, बोर्जवाजी वो फैक्ट्री या इंडस्ट्री के मालिकान होते थे जो ज़्यादा प्रॉफिट लेते थे और अमीर से अमीरतर होते जाते थे, और इसके मुकाबले में जो दूसरी क्लास थी वो प्रोलेटेरियन क्लास थी, यानी कि वर्कर क्लास, मजदूर तबका जो काम करते थे और प्रॉफिट का कम मुआवजा उनको मिलता था और उनकी मेहनत का इस्तेहसाल होता था। तो ये दो क्लास सिस्टम कम्युनिज्म ने बताया है और इसी के खिलाफ कम्युनिज्म अपनी जदोजहद दिखाता
بتاتا ہے کہ یہ کلاس سسٹم نہیں ہونا چاہیے اور ویلتھ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی زیادہ خلاف ہے پرائیویٹ پراپرٹی کی، یعنی کہ وہ پرائیویٹ پراپرٹی یا پرائیویٹ اونرشپ کے تصور کو برا مانتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو مزدور ہے وہ کبھی بھی اپنی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں بنا سکتا. وہ محنت مزدوری سے اتنے پیسے ان کے پاس نہیں آتے. اگر یہی کیپٹلزم کا دور دورہ رہا تو وہ اتنے پیسے نہیں کما سکتے ایک مزدور کہ وہ جا کر کسی پراپرٹی کو اون کرے، خرید لے اور پھر جا کر اس پر مزدوروں کو لگائے. اس طرح کسی مزدور کے لیے ناممکن ہے. اب یہ کمیونزم ہمیں کہاں ملتا ہے؟ جب لینن رشین ریولوشن 1917 میں لاتا ہے تو اس وقت یہ کمیونزم وہاں پر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. وہاں پر مزدور پہلے 13 سے 14 گھنٹے جو کام کرتے تھے اب وہ صرف 8 گھنٹے کام کریں گے اور ہفتے میں صرف 5 دن، یعنی کہ ویکینڈ میں جو سیٹرڈے سنڈے ہیں وہ شامل تھی، 2 دن وہ آرام کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو پراپرٹی کے مالکان تھے وہ پراپرٹی مالکان ختم کیے گئے اور پراپرٹی کو مزدوروں میں ری ڈسٹریبیوٹ کیا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ وومن ایجوکیشن بھی سٹارٹ ہو گئی. تو اسی طریقے سے رشیا میں کمیونزم امپلیمنٹ ہوا، لیکن اس کے خلاف کچھ کمیونسٹ بھی تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو لینن کمیونزم یہاں پر امپلیمنٹ کروا رہا ہے وہ کارل مارکس کے کمیونزم سے تھوڑا سا مختلف ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ کارل مارکس نے کمیونزم میں یہ بتایا ہے کہ جو مینز آف پروڈکشن ہیں ان کے اونرز کمیونٹی ممبران ہونے چاہیے، لیکن یہاں پر لینن جا کر وہ گورنمنٹ کو دے دیتا ہے، وہ مینز آف پروڈکشن کے مالکان جا کر گورنمنٹ بنتا ہے. تو اسی وجہ سے کمیونسٹ ان کے خلاف تھے یا کمیونزم کو اس نقطہ نظر سے قبول نہیں کر سکتے تھے. اس کا ایک بڑا مثال ہمارے پاس روزا لگزمبرگ جو کمیونسٹ تھی، لبرٹیرین کمیونزم پر وہ بلیو کرتی تھی. وہ کہتی تھی کہ انسان کو فری ہونا چاہیے، ان کا موومنٹ فری ہونا چاہیے. اسی وجہ سے وہ اس طریقے سے جو لینن کمیونزم کو اپنی آئیڈیالوجی کو یہاں پر امپلیمنٹ کروا رہا تھا اس کی وہ خلاف تھی. لینن کے بعد جوزف اسٹالن آتا ہے، وہ تو اپنی آئیڈیالوجی آف کمیونزم وہاں پر امپلیمنٹ کرتا ہے جو بہت ہی زیادہ مختلف ہوتی ہے کارل مارکس کی آئیڈیالوجی آف کمیونزم سے. وہ مزدوروں کو زیادہ کام کرواتا ہے تاکہ زیادہ پروڈکشن ہو، زیادہ پروفٹ گورنمنٹ کو حاصل ہو. اسی کے ساتھ ساتھ چائنا میں ماؤ زیڈونگ آ کر کمیونزم کو امپلیمنٹ کرتا ہے، لیکن اس کی اپنی آئیڈیالوجی آف کمیونزم ہوتی ہے. وہ اپنی آئیڈیالوجی آف کمیونزم کو وہاں پر امپلیمنٹ کرتا ہے جو ماؤزم یا اس کے فالوورز کو ماؤسٹ کہا جا سکتا ہے. تو اس طریقے سے جو لوگ کمیونزم کو اپنے معاشرے میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنی کنٹریز میں امپلیمنٹ کرانا چاہتے تھے، ان لوگوں نے اپنی کچھ چیزیں اس میں شامل کر دی اور اپنی آئیڈیالوجی آف کمیونزم ان کی بن گئی. اسی وجہ سے کارل مارکس نے جو کمیونزم کا جو تصور دیا تھا وہ اسی طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوا اور کمیونزم میں خلل پیدا ہوا. اب اگر جوزف اسٹالن کی کمیونزم کی آئیڈیالوجی کو دیکھا جائے تو سب سے بہتر ہم اس کی آئیڈیالوجی کو جارج آرویل کی بک اینیمل فارم سے سیکھ سکتے ہیں. کہ جی ناظرین، تو آج ہم نے کمیونزم پر بات کی. پچھلی ویڈیو میں ہم نے کیپٹلزم کو بیان کیا تھا اور یہ کمیونزم اور کیپٹلزم ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. اب آپ خود ڈھونڈیے کہ کون سا نظام بہتر ہے، کمیونزم کا یا کیپٹلزم کا. لیکن فی زمانہ میں یعنی کہ ماڈرن ورلڈ میں کیپٹلزم عروج پر ہے، کمیونزم آپ کو چند ہی ممالک میں دیکھنے کو ملے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اپنے کمنٹس میں ہمیں لازمی طور پر آگاہ کیجیے گا اور چینل ساحل چیٹلیج کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ.